हेलो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। सेक्शन 12 का ये सेकंड क्लास होने वाला है। आई होप आपको पहला लेक्चर समझ में आया होगा। और जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं, आप सभी के लिए डिस्क्लेमर है। आप सभी को हमारे वीडियो को एटलीस्ट 1.5x 6x 7x तक देख सकते हैं स्पीड में, ताकि मज़ा आए देखने में। और कंटेंट के बारे में, नोट्स के बारे में आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा। ये फर्स्ट क्लास कैटेगरी का नोट्स देते हैं हम लोग, और क्लास लेक्चर भी बहुत ही अच्छा रहता है। बहुत ही स्टार्टिंग से लेकर पूरा कंसेप्ट बिल्ड किया जाता है, हर चीज़ को समझाया जाता है बहुत ही इजी लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था सेक्शन 12, जो ये कहता है ऐसे फैक्ट्स जो स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग को शो करते हों, ऐसे फैक्ट्स को रेलिवेंट माना जाता है और उसका आप सबूत कोर्ट में दे सकते हो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो आगे क्या है, तो कुछ इलस्ट्रेशन हमने पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए। तो हमने डायरेक्ट कवर किया था फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग। ऐसे कोई फैक्ट्स जो कि एग्जिस्टेंस को बताते हो। कितनी चीज़ का? 3 चीज़ का, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग। स्टेट ऑफ माइंड मतलब, स्टेट ऑफ माइंड का मतलब होता है तुम्हारा जो मेंटल कंडीशंस है, एक दिमाग, एक इंसान के दिमाग में जो चलता रहता है। ठीक है, हो सकता है वो नीयत हो सकता है उसका नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इलविल, गुडविल। ठीक है, तो जो भी फैक्ट आप कोर्ट में देते हो जिससे स्टेट ऑफ माइंड के बारे में पता चलता है बंदे का, तो हम ऐसे फैक्ट्स को रेलिवेंट मान सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप कोर्ट के सामने ऐसा कोई फैक्ट देते हो जिससे किसी इंसान के बॉडी कंडीशंस के बारे में पता चलता है, जैसे उसका तबीयत खराब है, ठीक है, बुखार लग रहा है, उसको उल्टी हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, वगैरह वगैरह, तो उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ऐसे कोई फैक्ट जिससे इंसान का फिजिकल कंडीशन के बारे में पता चले, आप उसका भी फैक्ट दे सकते हो। और एक होता है बॉडली फीलिंग। बॉडली फीलिंग होता है तुम्हारा एक इंसान के अंदर वो जो फील कर रहा है वो चीज़। और स्टेट ऑफ बॉडी में क्या होता है, इंसान का ऐसा कंडीशन जो एक बाहर का आदमी देख सकता है कि हाँ इसको चोट लगा है, हाँ ठीक है, लेकिन जो दर्द दे रहा है उसको ही पता चलेगा ना। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो बॉडली फीलिंग एक इंटरनल टाइप का चीज़ होता है, और स्टेट ऑफ बॉडी तुम्हारा एक्सटर्नल टाइप का चीज़ होता है, जो कि बाहर वाले लोग देख सकते हैं, मेडिकल डायग्नोसिस से पता चल सकता है। ठीक है, सो दिस रिलेट टू द फिजिकल और मेडिकल कंडीशन। देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, समझिए। मैंने क्या कहा, स्टेट ऑफ माइंड तुम्हारा मेंटल कंडीशन हुआ, और स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग ये नॉर्मली फिजिकल और मेडिकल कंडीशन होता है। क्या होता है? फिजिकल और मेंटल कंडीशंस। ठीक है, क्योंकि स्टेट ऑफ बॉडी आप देख सकते हो, उसको छू सकते हो, तो हाँ स्टेट ऑफ बॉडी फिजिकल और मेडिकल कंडीशंस को बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है, तुम्हारा इलनेस आता है, पेन, फिजिकल कंडीशन, सिम्टम्स, बॉडली इंजरी, फीवर, वॉमिटिंग, ब्रीथलेसनेस कंडीशंस एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस, फिर ड्यूरिंग पॉइजनिंग क्या था। ठीक है, ये सबको रेलिवेंट मानेंगे। मतलब ऐसा कोई फैक्ट्स जिससे ये 3 चीज़ का आप एग्जिस्टेंस बता सको, उसको रेलिवेंट माना जाएगा। कब? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वही स्टेट ऑफ माइंड, वही स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग इज इन इशू। जब सवाल स्टेट ऑफ माइंड को लेके होगा, जब उसके मेंटल कंडीशंस को लेके ही कोर्ट में केस चल रहा है कि इसका नियत था कि नहीं। जैसे हमने लास्ट क्लास में कवर किया था कि एक बंदे के पास स्टोलन आइटम्स मिलता है। ठीक है, तो अब ये स्टोलन आइटम्स जब इसके पास मिलता है, तो ये कहता है कि मुझे मालूम ही नहीं कि ये चोरी का सामान है। तो ये कह क्या रहा है, ये क्या डिफेंस ले रहा है? ये बोल रहा है कि मुझे पता ही नहीं है, यानी ये कहना चाहता है कि मुझे नॉलेज नहीं है। ठीक है, मेरे पास नॉलेज ही नहीं है कि ये भाई चोरी का सामान है। हाँ, तो अब इसका नॉलेज है या नहीं है, यही तो क्वेश्चन हो गया ना। यही तो तुम्हारा डिस्प्यूटेड फैक्ट हो गया कि नहीं? यही तो तुम्हारा डिस्प्यूटेड फैक्ट हो गया। ओ माय गॉड, यही तो तुम्हारा फैक्ट इन इशू हो गया। ओ माय गॉड, समझे कि नहीं? अगर एक आदमी कहता है, जिसके पास चोरी का सामान निकला, वो कहता है मुझे पता ही नहीं चोरी का सामान है, तो अब
उसको पता है या नहीं है, यही तो तुम्हारा डिस्प्यूटेड फैक्ट हो गया। इसी को लेकर तो कोर्ट में लड़ाई चल रहा है कि इसके पास नॉलेज था या नहीं था। तो हम इसके नॉलेज को साबित कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, हम बताएंगे देखो तुम्हारे घर से ये सब जितने भी सामान निकले हैं सब चोरी का है। इससे ये साबित होता है कि तुम्हारे पास जो सामान है तुमको नॉलेज था कि ये चोरी का है। समझ में आया? तो इस तरीके से होता है। समझ में आया? तो ये जब नॉलेज को हमने जो प्रूफ किया, नॉलेज को हमने जब एविडेंस दिया नॉलेज का, कब दिया? जब खुद नॉलेज ही तुम्हारा डिस्प्यूटेड फैक्ट में था, जब नॉलेज ही तुम्हारा फैक्ट इन इशू था। समझ में आ रहा है कि नहीं? वही चीज़ हो रहा है। जब तुम्हारा खुद स्टेट ऑफ माइंड को लेके क्वेश्चन हो, खुद स्टेट ऑफ बॉडी को लेके क्वेश्चन हो, खुद बॉडीली फीलिंग को लेके क्वेश्चन हो, हाँ वो मेन मुद्दा अगर हो, उस केस में जो भी फैक्ट आप लाओगे जिससे ये तीनों के बारे में पता चले, उस फैक्ट को रिलेवेंट माना जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके सर, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलिए हो गया। इलस्ट्रेशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि देखिए मैं इसमें बहुत सारा लिखा हूँ कंटेंट, लेकिन मैं बैरेक्ट के हिसाब से पढ़ाऊँगा, जो मतलब है बैरेक्ट में, ताकि जो बहुत सारे जो बच्चे हैं बैरेक्ट में जो दिया रहता है उसी हिसाब से पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम कवर करेंगे। एक्स्ट्रा चीज़ भी बताऊँगा मैं, बाकी लिखने का मैं सारा चीज़ लिख के लाया हूँ। ठीक है, तो यस चलिए एक बार फैक्ट सॉरी क्या कह रहा था, हाँ, तो सेक्शन 12 का हम लोग स्टेट ऑफ माइंड पढ़ चुके थे, है ना? ऐसा कोई फैक्ट जिससे स्टेट ऑफ माइंड का पता चले, स्टेट ऑफ माइंड में क्या क्या आता है, सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे, याद है? तो चलिए देखिए, तो सेक्शन 12 क्यों ज़रूरी होता है? सेक्शन 12 क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि होता क्या है ना, सेक्शन 12 हम जो पढ़ रहे हैं ये क्यों ज़रूरी है? बिकॉज मेनी ऑफेंसेस डिपेंड अपन द मेंस रिया, मेंटल स्टेट और फिजिकल कंडीशन। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको ये साबित करना पड़ता है कि बंदे का मेंस रिया था या नहीं था, बंदे का गिल्टी इंटेंशन था या नहीं था। तो उस केस में आपको सेक्शन 12 का हेल्प तो लेना ही पड़ेगा। जैसे हमारे वाले एग्जाम्पल में वो जो बंदा था वो कह रहा था कि मुझे नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज कैसे नहीं है भाई? तुम्हारे पास चोरी का सामान निकल रहा है, नॉलेज कैसे नहीं है? तो यहाँ पर उसका नॉलेज को लेके क्वेश्चन आया कि नहीं? तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है, जैसे ए ने बी का मर्डर किया, वो कहता है कि मैंने बी का मर्डर किया ही नहीं, मेरा इंटेंशन ही नहीं था मर्डर करने का, ये तो गलती से चल गया, गलती से गोली चल गया। अरे भाई, गलती से गोली चल गया ठीक है, तुम्हारा इंटेंशन नहीं था, अब इंटेंशन को प्रूफ कैसे करोगे? तभी तो हम सेक्शन 12 का हेल्प लेंगे, क्योंकि अब इंटेंशन ही क्वेश्चन में आ गया, इसका इंटेंशन था या नहीं था। तो उसको प्रूफ करेंगे कैसे? हम देखेंगे क्या ए पहले भी बी पर गोली चला चुका है क्या? हाँ भाई, पता चला कि 2 से 3 बार ये ट्राई कर चुका है, अटेम्प्ट कर चुका है मारने का, लेकिन फेल था, इस बार वो मारा है। इससे ये पता चलता है, उसका प्रीवियस कंडक्ट से हमको पता चल गया कि ये क्या है भाई, इसका इंटेंशन था। भले ही ये कह रहा है कि मेरा इंटेंशन नहीं था, लेकिन प्रीवियस कंडक्ट से पता चलता है इसका इंटेंशन था। समझ में आ रहा है? ओके सर। तो यहाँ पर देखिए, तो बहुत सारे ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर मेंस रिया का बहुत ही ज़रूरत होता है। जैसे जैसे अगर क्या ए ने बी का कत्ल किया है? क्या डिड ए इंटेंड टू किल बी? क्या ए बी को मारना चाहता था? ठीक है, जब हम हमारे सामने ये सब क्वेश्चन आता है तब सेक्शन 12 का यूज़ होता है। कहने का ये मतलब है, फॉर एग्जांपल मान लो ए ने बी का कत्ल किया है, अब वो कह रहा है कि मेरा इंटेंशन नहीं था मारने का, तो क्या ए का इंटेंशन था बी को मारने का? तो वहां पर सेक्शन 12 यूज हो जाएगा। डिड ए नो द गुड्स वेर स्टोलन? क्या ए को पता था उसके पास जो सामान मिला है वो चोरी का है? वहां पर हम सेक्शन 12 का यूज करेंगे। डिड बी एक्ट इन गुड फेथ? क्या बी ने गुड फेथ में काम किया था कि नेग्लिजेंटली काम किया था? वाज एज हेल्थ पुअर व्हेन द इंश्योरेंस वाज टेकन? जब ए ने इंश्योरेंस लिया था क्या वो पहले से ही बीमार था? ठीक है, तो यहां पर देखो ये सब क्वेश्चन जो है ये तुम्हारा क्या बता रहा है, स्टेट ऑफ बॉडी का बता रहा है। ठीक है, ये वाला। फिर देखो, डिड ए नेग्लिजेंटली प्रोवाइड डिफेक्टिव कार? क्या ए ने जानबूझ के खराब कार दिया था भाड़े पे? फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है जो कि अपना कार दिया था भाड़े पे, लेकिन वो देखा नहीं कि कार का कंडीशन कैसा है और ब्रेक फेल कार दे दिया, जिसको दिया उसका मौत हो जाता है। अब मुझे बताओ, जो बंदा है ए, क्या ए पर लगना चाहिए चार्ज मर्डर का?
नेग्लिजेंटली का, हाँ नेग्लिजेंस का चार्ज लगना चाहिए भैया, ये नेग्लिजेंटली काम किया है। हाँ क्या नेग्लिजेंट है, क्या मिस्टर है यहाँ पे? ऑब्वियसली है, क्योंकि पहले भी कुछ लोग इसका कार जब लिए थे भाड़े पे तो इसको कंप्लेन किए थे कि भैया तुम्हारा कार को ठीक कराओ, ब्रेक नहीं लगता है ठीक से, उसके बावजूद ये कुछ नहीं एक्शन लिया। यानी कहीं ना कहीं ये क्या है, ये नेग्लिजेंट काम किया है, ये नेग्लिजेंसी दिखता है इसके हरकत से। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जब कभी भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप समझ जाइएगा आपको ये कहना चाहता है कि सेक्शन 12 का यूज होने वाला है। समझ में आ गया? ओके सर। सो फॉर सच क्वेश्चन सेक्शन 12 टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस इज रिलेवेंट। ठीक है, तो पहला सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ऐसा कोई फैक्ट जिससे स्टेट ऑफ माइंड का पता चले। तो देखो क्या लिखा है, स्टेट ऑफ माइंड कैन नॉट बी प्रूव डायरेक्टली। स्टेट ऑफ माइंड को आप डायरेक्टली प्रूव कर सकते हो क्या? क्या आप किसी के दिमाग में घुस के बता सकते हो क्या कि ये सोच रहा है, ये इसको मारना चाहता था, इसको नॉलेज हाँ था, ऐसा घुस के नहीं बता सकते हो ना। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ, स्टेट ऑफ माइंड कैन नॉट बी प्रूव डायरेक्टली। आप डायरेक्टली प्रूव कर ही नहीं सकते एक्सेप्ट बाय द पर्सन हिमसेल्फ। जब तक वो खुद से ना बोले कि मैं इसको मारना चाहता था, हाँ मेरा इससे दुश्मनी था, मैं बहुत ही जलता था इससे, फॉर एग्जाम्पल। हाँ, तो जब तक बंदा खुद ना बोले आप प्रूव ही नहीं कर पाओगे उसका क्या, उसका स्टेट ऑफ माइंड को। इट मीन्स अ पर्सन में गिव डायरेक्ट एविडेंस ऑफ हिज ओन स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, इसका कहने का यह मतलब है कि एक बंदा जो है अपने स्टेट ऑफ माइंड का वो डायरेक्ट एविडेंस दे सकता है। जैसे वो कह सकता है कि हाँ मैं ये करना चाहता था, मैं ये इसको मारना चाहता था, मैं चाहता था, ये गलत है, मैंने गुड फेथ में काम किया। यहाँ पर सब कुछ वो कह रहा है, एडमिट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है हर चीज़ को। बट यू कैन नॉट गिव डायरेक्ट एविडेंस ऑफ अनदर पर्सन स्टेट ऑफ माइंड। समझे कि नहीं? कहने का ये मतलब कि स्टेट ऑफ माइंड का एविडेंस कौन दे सकता है? बंदा खुद दे सकता है, क्योंकि दिमाग वाला काम है, दिमाग के अंदर उसका क्या चल रहा है आप घुस के तो बता नहीं सकते। तो जब तक वो खुद ना बोले, मतलब खुद कन्फेस ना कर ले, खुद एडमिट ना कर ले, तब तक नहीं पता चलेगा। यानी जब भी स्टेट ऑफ माइंड को लेके क्वेश्चन आएगा तो सामने वाला बंदा ही स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बता सकता, मतलब सामने वाला बंदा आपके बारे में नहीं बता सकता, तीसरा बंदा नहीं बता पाएगा, लेकिन आप खुद बता पाओगे कि आप क्या चाहते थे, आपके दिमाग में क्या चल रहा था। या फिर और एक ऑप्शन है, आपका सराउंडिंग से, आपका सर्कमस्टांसेस से, आपके कंडक्ट से पता चल सकता है ना। ये तो पहला है कि इंसान खुद बता सकता है, या फिर यू मस्ट रिलाई ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, या फिर आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे भरोसा करना पड़ेगा। अच्छा, हाउ डू यू प्रूव अनदर पर्सन स्टेट ऑफ माइंड? ठीक है सर, समझ में आ गया कि स्टेट ऑफ माइंड को हम लोग प्रूव नहीं कर सकते डायरेक्टली। कौन प्रूव करेगा? जो बंदा एक्यूज्ड बंदा है, कहने का मतलब वही कर सकता है ना। ठीक है, लेकिन जो सामने वाला बंदा है उसका स्टेट ऑफ माइंड मान लो वो खुद कुछ बता नहीं रहे, तो प्रूफ कैसे करेंगे? तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, प्रूफ करने का तरीका अलग है। देखिए, दो द स्टेट ऑफ माइंड इज पर्सनल सीक्रेट, ये पर्सनल सीक्रेट है, क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड मतलब उसके दिमाग में जो भी चल रहा है आप थोड़ी अंदर जाके पता लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे, तो उसको हमको प्रूफ करना पड़ेगा। तो किसी भी इंसान का स्टेट ऑफ माइंड को प्रूफ करने का तरीका है, ये तरीके से प्रूफ हो सकता है। पहला है कंडक्ट। क्या है? कंडक्ट मतलब उसका हाव भाव, उसका एक्शन रिएक्शन देखकर आप पता लगा सकते हो, है ना, कि उसका दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए बी का मर्डर करने के बाद भाग गया, गायब हो गया, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। समझ में आ रहा है? तो इससे कंडक्ट से पता चल रहा है कि नहीं? उस ए बी का मर्डर करने के बाद उसका उसका कपड़ा में खून का दाग, पूरा स्ट्रगल का मार्क्स वगैरह सब कुछ दिख रहा है, पूरा लथपथ है, तो आप क्या पता लगाओगे? हाँ भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो कंडक्ट से पता चलता है तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड। स्टेटमेंट से पता चलेगा। स्टेटमेंट मतलब सर खुद इंसान बोलेगा तो पता चलेगा, मतलब जो इंसान मारा वो खुद बोल रहा है कि हाँ मैं इसको मारना चाहता था, मेरे साथ इसका दुश्मनी था, ये मेरी गर्लफ्रेंड को घुमाता रहता था, मैं जलता था इससे, फॉर एग्जाम्पल। समझ में? तो उस टाइप का। ओके, फ्रॉम सर्कमस्टांसेस और बाय कोलेटरल फैक्ट्स इमीडिएटली आफ्टर और बिफोर और आफ्टर द ऑकरेंस ऑफ द इवेंट्स। वही चीज़ कंडक्ट वाला चीज़ आ गया यहाँ पर कि वही सर्कमस्टांस के हिसाब से देखेंगे कि उसका स्टेट ऑफ माइंड था या नहीं था। जैसे उसके घर में पता जैसे एक चोरी का, बार बार वही मैं एग्जांपल लूँगा कि चोरी का सामान बंदे के पास से निकला, ठीक है, और कहता है वो कि मेरा चोरी का सामान नहीं है, लेकिन जब उसका घर चेक किए तो पता चला सारा चीज़ चोरी का है। इसका ये मतलब है कि भैया उसका स्टेट ऑफ माइंड यानी उसका इंटेंशन, उसका पास नॉलेज था कि
उसके पास चोरी का सामान है। समझ में आ गया? ठीक है। तो स्टेट ऑफ माइंड में क्या क्या आता है? स्टेट ऑफ माइंड में बहुत सारा चीज़ आता है, लगभग 7 चीज़ आता है हमारे वेरेक्ट हिसाब से। इंटेंशन आता है, नॉलेज आता है, गुड फेथ आता है, नेग्लिजेंस आता है, रैशनेस आता है, इलविल आता है, गुडविल आता है। ठीक है। अच्छा, ये सभी का एक आपके बैरेक्ट में बहुत सारा इलस्ट्रेशंस है। ठीक है। तो मैं इसको कैटेगराइज कर दिया हूँ। ABCD नॉलेज को लेकर है, ठीक है। IJ इंटेंशन को लेके है, FGH गुड फेथ को लेके है, N नेग्लिजेंस को लेके, इलविल K है क्रुएल्टी को लेके, स्टेट ऑफ माइंड का 2 ही है, L और M, और एक्सप्लेनेशन 1 का O और P है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि इंटेंशन क्या होता है। इंटेंशन को लेके हमने, इंटेंशन मतलब समझ में आ गया था क्या है? इंटेंशन को लेके हमारा इलस्ट्रेशन क्या है? I और J इंटेंशन टू किल वाला। A ने पहले भी B पर बहुत बार ट्राई किया मारने का, लेकिन B बच गया और इस बार वो उसको गोली से मार दिया। ये कहता है कि मैं तो मारना ही नहीं चाहता था B को, गलती से गोली लगा है। तो हमको पता चला, जब हम इसके पास्ट को देखे तो पता चला, अरे भाई ये तो पहले भी मार चुका है, कितना बार ट्राई कर चुका है मारने का, अटेम्प्ट किया है मारने का। तो यानी ए का यहाँ पर क्या पता चलता है? इंटेंशन पता चलता है कि उसका इंटेंशन था मारने का। ठीक है। फिर हमने थ्रेटनिंग लेटर्स देखा था। देखो, ये एक्चुअली मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, ये जो सेक्शन है थोड़ा सा इसमें समझने में दिक्कत आता है। ठीक है। चलिए, थ्रेटनिंग लेटर्स का क्या हमने देखा था कि B को धमकी भरा खत लिखता है, और मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल। फिर बाद में पता चलता है ए पहले भी धमकी भरा खत लिख चुका है। इससे ये पता चलता है कि ए का इंटेंशन था अभी का लेटर भेजने में। ठीक है। ये I और J तुम्हारा था क्या? इंटेंशन को लेके। ठीक है। फिर है नॉलेज। नॉलेज मतलब जिस चीज़ के बारे में आप अवेयर हो। इंटेंशन का मतलब क्या था? जो चीज़ आप करना चाहते हो, आपका चाहत क्या है। इंटेंशन मतलब आपका चाहत, आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो। मैं B को मारना चाहता हूँ, तो चाहत पता कैसे चलेगा? आप खुद बोलो, आपके सर्कमस्टांसेस से या फिर आपके कंडक्ट से। ठीक है। चलिए, नॉलेज मतलब सर, नॉलेज मतलब मेंटल अवेयरनेस ऑफ द फैक्ट। किसी फैक्ट का मेंटल अवेयरनेस को नॉलेज बोलते हैं। ठीक है। मतलब आपको, मतलब नॉलेज मतलब आपको पता होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं, अगर इस काम का अंजाम ये हो सकता है। अगर आप स्पीड गाड़ी चलाओगे तो अंजाम क्या होगा कि भैया एक्सीडेंट होगा, लोगों का जान जा सकता है। तो यानी आप भले ही बोलोगे कि मैं तो नहीं जानता था कि ऐसा हो सकता है, तो भैया उस केस में हम आप पे थोप देंगे कि आपको ये पता होना चाहिए था। ठीक है। तो इंटेंशन का मतलब, शॉर्टकट में अगर मैं बात करूं, इंटेंशन का मतलब होता है वांट्स रिजल्ट। आप क्या चाहते हो, क्या रिजल्ट चाहते हो, आपको ये रिजल्ट चाहिए तो चाहिए। नॉलेज मतलब आप किसी फैक्ट के बारे में अवेयर हो। तो नॉलेज को लेके कितना इलस्ट्रेशन था? हाँ, नॉलेज को लेके 4 इलस्ट्रेशन था। A B C हम पढ़ चुके थे। ए बोलता था नॉलेज ऑफ स्टोलन गुड्स, ये ऑलरेडी हम लोग 10 बार डिस्कस कर चुके हैं। ए के पास से चोरी का सामान मिला। अब ये कहता है ए कि नहीं भाई ये मेरा सामान नहीं है। जब हम देखे पता चला इसके घर से बहुत सारा और भी चोरी का सामान मिला। इससे ये साबित होता है कि इसको पता था, ही न्यू ओके अबाउट ऑल दोज स्टोलन आर्टिकल्स। ठीक है। अच्छा, इलस्ट्रेशन भी नॉलेज ऑफ द काउंटरफिट। उसी तरीके से मान लो नकली नोट्स, ए के पास से बहुत सारे नकली नोट्स मिले हैं। अब ए कहता है कि नहीं भाई मुझे तो मालूम ही नहीं कि नकली है। जब पता चला इसके घर से पूरा बंडल बंडल मिल रहा है, इसका यह मतलब यह है कि इसको नॉलेज था, यानी ये भी रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर डेंजरियस डॉग, हाँ, फेरोसियस डॉग का एक एग्जाम्पल, जहाँ पर क्या हुआ था कि बी का एक कुत्ता था जो कि ए को काट देता है और ए बदले में सूट फाइल करता है कि डैमेजेस के लिए, भैया मेरे को डैमेजेस चाहिए, तेरा कुत्ता मुझे काटा है। ठीक है। तो अब ए कहता है भाई मुझे तो मालूम ही नहीं कि मेरा कुत्ता इतना डेंजरियस है, वो तो कभी काटता ही नहीं है, बहुत ही शांत स्वभाव का कुत्ता है मेरा। तो अब बी क्या करता है, ए क्या करता है, ए बोलता है कि रुको, पहले भी XYZ आप पर क्या किए हैं, कंप्लेन किए हैं आपके कुत्ते को लेकर, लेकिन आपने कुछ एक्शन नहीं लिया था। इसका मतलब पहले जो कंप्लेन दिए थे XYZ ने, ये कंप्लेन जो दिए थे, ये जो फैक्ट निकला कोर्ट के सामने आया जो फैक्ट, ये फैक्ट रेलिवेंट होगा। ठीक है। इससे ये पता चलता है कि बी को नॉलेज था उसके कुत्ते के बारे में कि वो फेरोसियस है, डेंजरियस है। ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब है कि बी को नॉलेज था, दूसरे में हम कह सकते हैं वो नेग्लिजेंट भी है। ठीक है। चलिए, इलस्ट्रेशन डी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इलस्ट्रेशन डी मैं इसलिए आपको अच्छे से बताना चाहता हूँ क्योंकि इलस्ट्रेशन डी ना बहुत सारे ऑथर आई गेस सॉरी बहुत सारे टीचर
ये जो इलस्ट्रेशन है इसको छोड़ देते हैं, बस रीड करके चले जाते हैं, लेकिन मैं इस बार जिम्मेदारी लिया हूँ आपको पूरी तरीके से समझाने का, ठीक है। देखिए, नॉलेज अबाउट फेक पे, ये कोई बताएगा नहीं आपको, बता रहा हूँ, यूट्यूब पे देखना आप, कोई इलस्ट्रेशन ये अच्छे से नहीं समझाएगा। लेकिन देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, होता क्या है कि पहले कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज का, ठीक है। चलिए, बिल ऑफ एक्सचेंज का एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये कौन है, हमारे एग्जाम्पल में सी है, सी से क्रेडिटर, ठीक है, ठीक है सर, और ए से तो लिख नहीं सकता था, तो ए है अपना डेटर। सर क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर का मतलब होता है जो सामान उधार में बेचता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिस्टर सी था वो अपना सामान बेचा किसको? मिस्टर ए को, ठीक है। उधार में सामान बेचा है, उधार में बेचा है मतलब सामान बस इसके पास से गया और ए बदले में कुछ दिया, ए बदले में नहीं दिया, नॉट पेड इमीडिएटली। इसका मतलब ए यहाँ पर क्या हो गया? डेटर हो गया। क्या हो गया? डेटर हो गया, मतलब उसको देना है पैसा। मिस्टर ए हैज़ टू पे टू मिस्टर सी, ए को देना पड़ेगा पैसा, किसको? सी को, क्योंकि ए ने सामान उधार में खरीदा है। समझ में आ गया? ओके सर, समझो, मैं आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, समझो। तो यहाँ पर मिस्टर सी ने क्या किया है? उधार में सामान बेचा है मिस्टर ए को, ठीक है, और मिस्टर ए अभी पैसा नहीं दिया है क्योंकि उधार में बेचा है उसको, तो उसके पास पैसा है नहीं, नॉट पेड इमीडिएटली, वो अभी पैसा नहीं देगा। कब देगा? बाद में देगा, ठीक है। लेकिन मिस्टर सी जो है उसको भरोसा नहीं है मिस्टर ए को, मतलब मिस्टर सी को भरोसा नहीं है मिस्टर ए पर कि वो पैसा कहीं भाग गया तो, फॉर एग्जाम्पल। तो उस केस में मिस्टर सी क्या करता है ना, एक आइडिया लगाता है। क्या आइडिया लगाता है? वो बोलता है कि रुको, मैं एक पेपर बनाता हूँ, ठीक है। तो देखो ये है पेपर, ठीक है। मैं एक पेपर बनाता हूँ और उसमें लिखता हूँ कि मुझको या फिर मेरे बताए गए ऑर्डर को आप इतना रुपया, फॉर एग्जांपल 50,000 का सामान ये बेचा उधारी में, कि तुम मुझको या फिर मेरे बताए गए ऑर्डर को आप 50,000 रुपया इतने तारीख को दोगे। तो बोला ठीक है, 3 महीने बाद मैं दे दूंगा, फॉर एग्जांपल 3 महीने का डेट है, हाँ। तो यहाँ पर ये एक बिल बनाया, बिल आई गेस, सॉरी बिल नहीं, बिल मतलब एक डॉक्यूमेंट तैयार किया। डॉक्यूमेंट में सी ने ये लिखा कि आज से ठीक 3 महीने बाद आप मेरे को 50,000 रुपये दे दोगे या फिर मेरे बताए गए बंदे को दे दोगे, ठीक है। और वहाँ पर सी इस डॉक्यूमेंट को तैयार किया, डॉक्यूमेंट को क्या किया? बनाया। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ड्रॉअर। क्या बोलते हैं इसको? ड्रॉअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉअर। क्यों? क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट जो बनाया है उसको बोलते हैं ड्रॉअर। यहाँ पर डॉक्यूमेंट यानी बिल ऑफ एक्सचेंज, हम इसको क्या बोलेंगे? बिल ऑफ एक्सचेंज। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज जो बना रहा है वो कौन बना रहा है? मिस्टर सी बना रहा है। तो यहाँ पर सी को बोलेंगे ड्रॉअर, क्योंकि वो बिल ऑफ एक्सचेंज को बना रहा है, ठीक है। बनाया बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें अपना सिग्नेचर लिया, सिग्नेचर अपना मारा, और किसको भेजेगा? अब वो देखो सिग्नेचर यहाँ पर सेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भेजा, किसको भेजा? मिस्टर ए के पास भेजा। तो मिस्टर ए यहाँ पर एक्सेप्ट किया, पढ़ा। ऑब्वियसली पहले मिस्टर सी यहाँ पर बनाएगा, बनाने के बाद भेजेगा कि देखो मैं ये ऐसा लिखा हूँ, मुझको 50,000 दे दो या फिर मेरे बताए गए ऑर्डर को दे देना। तो ये बोला ठीक है, ये साइन करके एक्सेप्ट किया, उसको साइन कर लिया। तो जैसे ही ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया ना, हम इसको बोलते हैं क्या? एक्सेप्टर। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर से सुनो। मिस्टर सी ने उधार में सामान बेचा था मिस्टर ए को, डेटर को, ठीक है। मिस्टर ए उस समय ए ही था, लेकिन जब वो उधार में सामान खरीद लिया तो डेटर बन गया। डेटर बन गया मतलब वो प्रॉमिस कर रहा है मैं बाद में तुझे दे दूंगा, किसको? सी को, ठीक है। तो सी क्या किया? ए पर भरोसा नहीं था, तो सी क्या किया? एक बिल तैयार किया। क्योंकि वो बिल बना रहा है तो हम उसको ड्रॉअर बोलते हैं या फिर उसको मेकर भी बोलते हैं, ठीक है। बिल बना रहा है मतलब ड्रॉअर है या फिर मेकर है। तो बिल तैयार किया, बिल में ये लिखा हुआ था कि आज से 3 महीने बाद मिस्टर ए मुझको पैसा देगा या फिर मेरे बताए गए बंदे को दे देगा, कितना? 50,000 रुपया, ठीक है। तो बिल तैयार किया एंड भेज दिया, किसको? डेटर को। मिस्टर ए को क्यों भेजा? क्योंकि अब ये कंडीशन जो लिख रहा है उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, कि हाँ मैं ठीक है, मैं एग्री करता हूँ आपके कंडीशन को। तो ए पढ़ता है, बोलता है हाँ ठीक है मैं एग्री करता हूँ, एक्सेप्ट किया उसको और उसको साइन कर दिया। तो जैसे ही बंदा मिस्टर ए ने उस बिल को एक्सेप्ट किया, हम बोलेंगे उसको एक्सेप्टर। क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर, ठीक है, ठीक है। अब एक्सेप्ट करने के बाद साइन मारा अपना,
साइन मारने के बाद वो क्या करेगा, उसको रिटर्न कर देगा। किसको रिटर्न करेगा? ऑब्वियसली जो बनाया था, बिल कौन बनाया था? सी बनाया था, तो सी को वापस कर दिया। ठीक है, तो सी को वापस कर दिया, तो देखो बिल ऑफ एक्सचेंज चला गया किसके पास? वापस सी के पास। इतना कहानी समझ में आ गया? हाँ सर। कुछ डाउट है? नहीं सर। तो अब देखो यहाँ पर गैप कितने महीने का है? 3 महीने का। अब मुझे बताओ, इस 3 महीने में अगर सी को कहीं पैसे का ज़रूरत पड़ेगा तो सी करेगा क्या? सर सही बोल रहे हो, सी क्या करेगा? 3 महीने बाद ही ए पैसा देने वाला है। तो सी बोलता है मैं क्या करूं, मेरे को तो अर्जेंट पैसा का ज़रूरत पड़ गया, 50,000 रुपया मान लो फॉर एग्जांपल। अचानक क्या हुआ कि उसकी जो वाइफ थी मिस्टर सी की, उसका तबीयत खराब हो गया, जिसके लिए मेडिकल इमरजेंसी के केस में उसको पैसा का ज़रूरत पड़ गया। किसको? सी को। अब सी तो मिस्टर ए के पास जा नहीं सकता, क्योंकि ए ने कहा है 3 महीने बाद दूंगा, और बिल ऑफ एक्सचेंज में साइन वाइन भी कर लिया है। तो मिस्टर सी अब करे तो क्या करे? तो ये क्या किया, दिमाग लगाया। अभी बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास है? सी के पास है, क्योंकि साइन करके वापस भेज दिया था ना। हाँ सर बिल्कुल। तो अब सी क्या करता है ना, सी जाता है बैंक के पास। ठीक है, सी बैंक के पास जाता है, बोलता है कि ये बैंक वाले भैया सुनो ना, देखो मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, देखो ये पेपर है मेरे पास, आप इसको ले लो ना और मेरे को पैसा दे दो ना। तो बैंक बोला ठीक है पैसा तो दूंगा, लेकिन 50,000 का बिल है तुम्हारा, तो 50,000 मैं कैसे दूंगा, मैं कैसे कमाऊंगा? हाँ मैं भी तो कमाऊंगा ना, मैं भी अपना पापी पेट पालना चाहता हूँ, मैं कैसे पालूंगा भाई? तो बैंक बोलता है ठीक है, तुम्हारा 50,000 का है ना, तो तुम 50,000 का बिल है ना? हाँ सर 50,000 का है, तो मैं तुमको 49,000 ही दूंगा, और 1,000 मेरा चार्जेस और के रूप में रख लूँगा, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स के नाम से, समझे? तो बोला ठीक है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये जो मिस्टर सी है वो क्या किया, बिल को डिस्काउंट कराया। क्या बोलेंगे? डिस्काउंट कराया। मतलब मिस्टर सी को अचानक पैसे का ज़रूरत पड़ा, तो वो क्या किया, ए के पास ना जाकर, क्योंकि ए 3 महीने बाद पैसा देता, तो सी क्या किया, बैंक के पास चला गया। बैंक को बोला देखो ये कागज़ पूरा सब प्रॉपरली स्टाम्प, सब कुछ अच्छे से है, मेरे को पैसा चाहिए, 50,000 का बिल है, तो आप कितना दोगे? बैंक बोला मैं 49,000 दूंगा, 1,000 मैं चार्जेस रखूँगा। ठीक है, तो बोला ठीक है भाई चलो, अभी तो मेरे को दरकार है, 1,000 चलता है। तो 49,000 किसके पास आ गया? क्रेडिटर के पास आ गया, सी के पास आ गया, और बैंक के पास क्या आ गया? बिल आ गया। अब बैंक क्या करेगा? बैंक जाएगा 3 महीने बाद किसके पास? डेटर के पास, ए के पास, कि भैया ये बिल है, और बिल के हिसाब से आपको 50,000 रुपये देना है, दो। तो यहाँ पर क्या करेगा ना, ये बैंक वाला पता है क्या करेगा? ये बैंक वाला अब जाएगा इसके पास, ठीक है, ए के पास, कि दो पैसा दो, कितना? 50,000 दो बोल के मांगने के लिए, समझे? 3 महीने बाद। तो वहाँ पर मिस्टर ए क्या करेगा? बैंक को 50,000 दे देगा। समझ में आ रहा है? ये है पूरा आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का खेला। ठीक है, लेकिन हमारा एविडेंस एक्ट में ये कैसे आ गया, नॉलेज को लेके कैसे आ गया, आइए बताता हूँ। तो इसमें हो सकता है ना कि फ्रॉड हो सके। फ्रॉड कैसे होगा सर? मान लो सी और ए मिल के ही फ्रॉड करें तो बैंक के साथ समझो, सी और ए मिल के ही फ्रॉड करें तो, जैसे मान लो सी जो था हमारा ड्रॉअर है, ड्रॉअर का मतलब क्या? जो बिल बनाता है। ठीक है, ठीक है, तो सी क्या है? ड्रॉअर है। वो क्या किया? बिल तैयार किया, और उसमें लिख दिया कि पे 50,000 टू मिस्टर एक्स। उसमें लिख दिया कि 50,000 रुपया मिस्टर एक्स को देना है बोल के। और किसको दे दिया? ए को दे दिया। ए यहाँ पर क्या है? एक्सेप्टर है अपने वाले एग्जाम्पल में। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो ए एक्सेप्ट भी कर लिया। एक्सेप्टर मतलब वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पे कर दूंगा। अच्छा, तो यहाँ पर ए जब 3 महीने बाद या फिर जो भी ड्यू डेट के बाद पैसा किसको देगा? सी को देगा, या फिर उसके बताए गए ऑर्डर को देगा। तो उसका बताया गया ऑर्डर क्या था? मिस्टर एक्स। यानी 3 महीने बाद मिस्टर ए पैसा किसको पेमेंट करेगा? एक्स को पेमेंट करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जो पेई है ना, वो है फेक आदमी, वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ले भाई, यहाँ पर जिसको पेमेंट करना है ना, जिस बंदे को पेमेंट करना है, वो है फेक आदमी, वो रियल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो मुझे बताओ, यहाँ पर सी और ए जानबूझ के क्या कर रहे हैं? एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और सी बिल ड्रॉ कर रहा है, ए उसको एक्सेप्ट भी कर रहा है, और प्रॉमिस भी कर रहा है कि मैं सी को पेमेंट करूँगा, या फिर सी के बताए गए आदमी को पेमेंट करूँगा। ठीक है, और जिस आदमी को वो पेमेंट करना चाहता है वो है ही नहीं।
तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर सी तुम्हारा बिल बना रहा है, तो इसको ड्रॉअर बोल रहे हैं, जो कि क्रेडिटर है, ठीक है। ए क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है मैं पैसा दूंगा, ये एक्सेप्टर है यानी डेटर है। और पे यहाँ पर कौन है, जिसको लोन पैसा पेमेंट करना चाहते हैं, जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो सर ये इल्म ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक नकली आदमी को पेमेंट क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से ना फ्रॉड करना चाहते हैं। फ्रॉड कैसे होगा सर, फ्रॉड ऐसे होगा कि होगा क्या समझो, इन आर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर मिस्टर एक्स एग्जिस्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। अच्छा, सो द पे इज फेक, पे है ही नहीं। द कोर्ट मस्ट डिसाइड डिड ए नो दैट पे वॉज अ फेक पर्सन। तो यहाँ पर क्या होगा ना, जब भी केस होगा, मान लो सी और ए मिलकर कोई सा फ्रॉड केस किए, तो ए पर क्वेश्चन आएगा कि क्या ए को पता था कि मिस्टर एक्स जो है वो फेक बंदा है। तो पता था या नहीं था, कैसे पता चलेगा। मान लो सी और ए मिल के कोई धांधली कर रहे हैं, कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और सी ड्रॉ कर रहा है बिल, ए उसको एक्सेप्ट कर रहा है, और जिसको वो पेमेंट करना चाहते हैं वो बंदा है ही नहीं, ठीक है। तो और जब ये केस कोर्ट के सामने आया, तो मिस्टर ए बोलता है कि मुझे भाई क्या बोलता है, नहीं, कोर्ट के सामने जब केस आया तो कोर्ट कहता है क्या ए को मालूम था ये सब ट्रांजैक्शन के बारे में, क्या ए को पता था कि वो लोग जिसको पेमेंट करना चाहते हैं वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ पर ए का बिहेवियर रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है। कैसे रेलिवेंट होगा, सी क्रिएटेड फेक बिल्स विथ फेक पेज, ए एक्सेप्टेड दोज बिल्स इवन दो पे कुड नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। रीजंस क्या है, इन बिजनेस फ्रॉड फेक पेज आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग फेक एक्सपेंसेस शोइंग बोगस डेट टैक्स इवेजन एटसेट्रा। मैं वही बोला ना, देखो यहाँ पर क्या है, अगर मान लो सी और ए मिलके ये नकली का ट्रांजैक्शन अगर किए और उसमें लिख दिए कि मिस्टर एक्स को पेमेंट करना है, क्योंकि जब बिल बनाता है सी वहाँ पर लिखता है ना मुझे देना या फिर मेरे बताए गए ऑर्डर को देना, ऑर्डर के जगह में एक्स लिख दिया, तो मिस्टर ए तो एक्स को ही पेमेंट करेगा, और एक्स को वो पेमेंट जो करेगा तो एक्स तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है रियल वर्ल्ड में। यानी क्या, ये अगर 10 तो अगर फेक बिल बना लिए तो इससे क्या होगा ना, वो लोन आपको लगता नहीं है कि वो अपना झूठा मूठा खर्चा दिखा सकते हैं बिजनेस का कि इतना रुपया हमारा खर्चा हुआ है, अपना लायबिलिटी बता सकते हैं कि हमको इतना पैसा देना है किसी बंदे को, जबकि देना किसी को नहीं है। टैक्स को भी बचा सकते हैं, टैक्स का चोरी भी कर सकते हैं, ऐसा ट्रांजैक्शन करके बिल्कुल कर सकते हैं कि नहीं। अरे बैंक को भी तो लूट सकते हैं। मान लो ए और बी, यहाँ पर मान लो सी और ए मिल के फ्रॉड किए, सी एक नकली बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, ये उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है, और वापस भेज दिया सी के पास। और यहाँ पर मान लो एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, तो गाइज मैं ये कह रहा था कि मान लो कि ए और सी यहाँ पे एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन करते हैं, नकली बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं ताकि बैंक को क्या कर सकें, चूना लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ऐसे 50,000 का लोन क्या किए, एक ट्रांजैक्शन बनाए, दोनों को मालूम है कि हम लोग नकली का ट्रांजैक्शन बना रहे हैं। सी गया बैंक में 50,000 ले लिया, 49,000 ले लिया, और 50,000 अभी भी बैंक के पास है। जब बैंक क्या करेगा, जब रिकवर करने जाएगा पैसा ए के पास, तो ए क्या कहेगा पता है, ए बोलेगा अरे भाई हम लोग के बीच तो कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं था, मैं तो उसको कुछ दिया ही नहीं था, ना ही वो तो मुझसे कुछ लिया ही नहीं था, मैं तो उससे कुछ खरीदा ही नहीं हूँ, देखो कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं। तो लोन वहाँ पर मेन टाइम में मना कर देंगे। तो यहाँ पर बैंक का क्या हो सकता है, बैंक के साथ फ्रॉड हो सकता है। वही चीज़ बोल रहा है, सी ड्रॉज द बिल, ठीक है, सी बिल ड्रॉ किया, ए उसको एक्सेप्ट कर लिया, और सी जब सी बैंक के पास गया उसको डिस्काउंट कराने, डिस्काउंट मतलब उससे कैश निकालने, कैश उसको मिल गया। तो जब बैंक जाएगा मनी रिकवर करने के लिए, उस समय भैया
पे तो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, द पे डज नॉट एग्जिस्ट, सी एन ए शेयर द मनी, ठीक है, और ए एक्सेप्ट द बिल बिकॉज ही गेट्स अ शेयर, समझे कि नहीं। तो वहाँ पर इस तरीके से चीटिंग हो सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं चीटिंग करने के। तो यहाँ पर एक तरीका है, ए और सी मिल के फेक बिल बना के झूठा खर्चा दिखा सकते हैं, बोगस डेट दिखा सकते हैं, टैक्स चोरी करने के लिए ये सब बिल बना सकते हैं। कहने का ये मतलब है, तो इलस्ट्रेशन डी में यहाँ पर हमारा जो डेटर है, एक्सेप्टर जो है, वो अगर मान लो किसी फ्रॉड केस में फंस गया है और वो ये कहता है कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि जितने लोगों का नाम दिया गया है वो सब फेक लोग हैं, तो वहाँ पर ए को बताया जाएगा कि देखो तुम कह रहे हो कि तुमको मालूम नहीं था, लेकिन तुम पहले भी बहुत सारे लोगों को इसी तरीके से झूठा फ्रॉड करके क्या किए हो, झूठा फ्रॉड किए हो, और इसी तरीके से आप नकली लोगों का नाम डाले हो पे का लिस्ट में, तो वहाँ पर उसको दिखाया जा सकता है। तो वहीं पर ये रेलिवेंट हो जाता है। तो इन आर एग्जाम्पल मिस्टर ए डज नॉट एग्जिस्ट सो द पे इज फेक, ठीक है, द पे इज फेक, डिड ए नो दैट द पे वॉज द फेक पर्सन, ये क्वेश्चन आएगा कोर्ट के सामने। तो ए का पहले का बिहेवियर देखेंगे कि सी क्रिएटेड द फेक बिल्स विद द फेक पेज, ए एक्सेप्टेड दोज बिल्स इवन दो द पे कुड नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है? हाँ, तो गाइस मैं ये कह रहा था कि हमारे वाले एग्जाम्पल में फिर से मैं एक अच्छे से बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा डाउट आ सकता है इसमें, ठीक है। देखिए इलस्ट्रेशन थोड़ा समझने वाला है। यहाँ पर क्या हुआ, मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए मिस्टर सी है और मिस्टर ए है, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सी कौन है? क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब जो उधार देता है, और ये कौन है? डेटर, ठीक है। और ये दोनों मिलके फ्रॉड करना चाहते हैं, दोनों मिलके फ्रॉड करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक बिल तैयार करता है। कौन? सी। बिल तैयार कर दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, और उस बिल को ये एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बन गया? एक्सेप्टर बन गया, ठीक है। और बिल में लिख दिया कि मुझे 50,000 रुपया तू देगा 3 महीने बाद, तो ये बोला ठीक है ओके दूंगा। अब सी क्या किया, ये बिल इसको दिया, बिल ये वापस इसको साइन करके दे दिया, वही बिल साइन करने के बाद, ठीक है, साइन करने के बाद इसको दे दिया। अब सी जब बैंक के पास जाएगा ना, इस बिल को लेके बैंक के पास जाएगा इस बिल को लेके, तो बैंक वाला हो सकता है इस पे डाउट करे, ठीक है। क्यों डाउट करेगा? क्योंकि बिल में बस ए और सी का नाम है ना। तो सी क्या करता है, सियानागिरी करता है। सी क्या करता है, एक्स के नाम से बिल ड्रॉ करता है, मतलब एक्स के फेवर में ड्रॉ करता है कि पे टू एक्स, एक्स को पेमेंट करना है मेरे को। सी बोलता है मेरे को एक्स को पैसा देना है, समझे ना। एक्स कोई बंदा है, मिस्टर एक्स, उसको मुझे पैसा देना है, लेकिन मुझे पैसा मिलेगा 3 महीने बाद। अभी मैं पैसा उसको कैसे दूं? तो आप मुझको पैसा दे दो, बैंक के पास जाके बोलता है। तो बैंक बोलता है ठीक है। तो बैंक को समझ में आता है हाँ हो सकता है कि हो सकता है सी का और एक्स का कोई ट्रांजेक्शन हुआ होगा, और सी को पैसा देना है एक्स को, ठीक है। सी को देना है पैसा एक्स को, और सी को पैसा रिकवर करना है ए से, और ए देगा पैसा 3 महीने बाद, लेकिन इसको एक्स को देना है जल्दी। तो एक्स क्या किया, पैसा तो ये 3 महीने बाद देगा, तब तक पैसा तो फंसा रह गया। तो ये क्या करता है, सी जाता है बैंक के पास, अब बोलता है देखो एक्स को मेरे को पैसा देना है, उसके साथ मेरा ट्रांजैक्शन हुआ है, मेरे पास बिल है ए का, और मुझको पैसा दे दो आप काट के कुछ पैसा। तो 49,000 काट के दे दिया, और 1,000 चार्ज रख लिया अपना। तो 49,000 किसके पास आ गया? सी के जेब में। जबकि एक्स यहाँ पर कोई है क्या? एक्स यहाँ पर कोई भी नहीं है, नॉट रियल, नॉट रियल, कोई आदमी है ही नहीं, फेक है ये एक्स आदमी। तो जब बैंक ड्यू डेट में जाएगा पैसा किससे रिकवर करने के लिए, बिल में किसका नाम था? ए का ड्रॉ था, एक्सेप्टर वही था ना जो एक्सेप्ट किया था कि मैं पैसा दूंगा। जब ए के पास जाएगा, डेटर के पास जाएगा बैंक की, दे भैया पैसा दे 50,000 रुपया, तो ए पता है क्या बोलेगा? ए बोलेगा किस चीज़ का 50,000, किस चीज़ का 50,000? यहाँ पर एक्स बोल के कोई तो है ही नहीं, कोई ट्रांजेक्शन हम लोग के बीच तो हुआ ही नहीं था। सी
और ए के बीच कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था, ए बोलता है कि मैं उसको तो उससे सामान लिया ही नहीं था। तो यहाँ पर ये लोग फ्रॉड करने के लिए ये सब रचे थे, समझे कि नहीं। तो वही चीज़ को, तो जब मान लो यहाँ पर बैंक क्या करेगा, ए पर केस करेगा। ए क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, बैंक बोलेगा ए पर केस करेगा कि भैया ये मेरे साथ फ्रॉड किया है। तो जब ए को कोर्ट में लाया जाएगा तो ए से पूछा जाएगा कि मुझे बताओ, क्या तुमको मालूम नहीं था कि ये फेक बिल ऑफ जितने भी मिस्टर एक्स का नाम जो दिया गया है, तुमको मालूम नहीं था मिस्टर एक्स का नाम जो दिया गया है बिल में वो फेक था, तुमको मालूम नहीं था। कोर्ट पूछता है ए को, तो ए बोलता है नहीं मुझे नहीं मालूम था, मुझे नॉलेज नहीं था। क्या बोलता है, मुझे नॉलेज नहीं था। तो अब नॉलेज कैसे बताएंगे, बोलेंगे देखो सी और ए पहले भी बहुत सारे फेक ट्रांजैक्शन किए हैं जहाँ पर पे का नाम दिखाए हैं, जानबूझकर पे का नाम दिखाए हैं, एक्स वाई जेड, बहुत इससे पहले भी बहुत बार वो लूटे हैं बैंक को, और उसमें भी एक्स वाई जेड का नाम यूज़ किए हैं ताकि बैंक को लगे कि हाँ जेन्यून ट्रांजैक्शन है। वरना नॉर्मल यहाँ पर हमारे वाले एग्जांपल में जैसे यहाँ पर सी जैसे बैंक के पास गया था नॉर्मल बिल लेके, बैंक इसको नहीं देता पैसा, क्योंकि बैंक डाउट करेगा अच्छा ये खुद ही बिल लेके आ रहा है, खुद ही पे ही बन रहा है, तो यहाँ पर बिल इसको नहीं देगा। तो सी जानबूझ के क्या करता है ना, एक बंदा, उसको बोलेंगे हम लोग पे, क्या बोलेंगे, पे मतलब जिसको पैसा रिसीव होना है, हु हैज़ टू रिसीव मनी, हु हैज़ टू रिसीव मनी, जिसको पैसा मिलना है। ठीक है, तो मान लो सी और ए का कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, सी को पैसा देना है, हैज़ टू पे, हैज़ टू पे। ठीक है, मिस्टर सी को एक्स को पैसा देना है, किसको देना है पैसा, ये एक्स को पैसा देना है। तो यहाँ पर सी क्या करेगा, इस बिल में एक्स का नाम लिख देगा, पे टू एक्स बोल के, एक्स को देना बोल के, समझे। तो बैंक जब जाएगा ए से पैसा रिकवर करने के लिए, ए बोलेगा एक्स बोल के तो कोई है ही नहीं, तो ये ट्रांजैक्शन फेक है, और पैसा देने से मना कर देगा, तो बैंक का लॉस हुआ ना। तो वही चीज़ बोल रहा हूँ मैं। तो जब भी ऐसा होगा तो पकड़ेंगे किसको, ए को पकड़ेंगे ना, क्योंकि यही मेन है। जब बैंक वाले तो ए के पास जाएगा ना पैसा रिकवर करने के लिए, एक्सेप्टर के पास, तो जब ए के पास जाएगा तो ए को बोलेगा कि भैया, तो ए उस समय क्या बोलेगा, ए बोलेगा मुझे तो मालूम ही नहीं था कि एक्स का नाम फेक है। तो उस केस में हम बताएंगे देखो तुम पहले भी बहुत सारा फ्रॉड कर चुके हो जिसमें नकली नाम दिखाए हो। तो वही चीज़ देखो यहाँ लिखा हुआ है, मिस्टर ए एक्सेप्ट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज विद फेक पे to prove A knew it was fake. Prosecution shows A had accepted many similar fake bills earlier and this pattern shows A's knowledge in the present case। समझे, बस यही इतना एग्जाम में, बस इतना ही लिखना है आपको। समझ में आ गया। देखिए थोड़ा सा ये था कॉम्प्लिकेटेड, मैं ट्राई किया हूँ समझाने का, लेकिन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से फ्रॉड किया करते हैं लोग, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में। यहाँ पर सी एक्स का नाम इसीलिए दे रहा है ना बैंक, ताकि भरोसा कर सके कि हाँ ये जो बिल है कोई जेन्यून बिल है, वरना बैंक सी पे डाउट कर सकता है अगर सिर्फ सी और ए का नाम रहेगा तो बैंक अगर जब बिल देखेगा एक्स का भी नाम है तो वो भरोसा कर सकता है हाँ ये सी का एक एक्स के साथ अलग ट्रांजेक्शन है, इसके साथ अलग ट्रांजेक्शन है। समझे कि नहीं होता है क्या, आपको मान लो आप यहाँ पर सी हो, आपको आपके दोस्त को देना है पैसा, मान लो आपको आपके दोस्त से पैसा लेना है 50,000 रुपया, लेकिन आपका और एक दोस्त है, दूर का दोस्त, उसको पैसा देना है 50,000 रुपया। ठीक है, एक जन से लेना है 50,000 लेकिन वो देगा 3 महीने बाद, और एक जन को देना है लेकिन तुरंत देना है, तो तुम क्या करोगे, लेकिन तुम्हारे पास एक तरीका है, एक बिल है, उस बिल से वो 3 महीने बाद पैसा देगा दोस्त तुम्हारा, तो तुम वो बिल लेके चले गए बैंक के पास, बैंक बोला ठीक है मैं अभी दे दूंगा पैसा तेरे को, तो लेकिन पैसा वो पूरा नहीं देगा, काट के देगा पैसा। जब तुम्हारे पास पूरा पैसा आ गया 49 आ गया, तो 49 तुम्हारे पास आएगा तो तुम क्या करोगे, पेमेंट करोगे एक्स को, लेकिन एक्स को पेमेंट तुम तो करोगे नहीं, क्यों, क्योंकि एक्स तो कोई है ही नहीं। समझे। तो जब यहाँ पर बैंक जब जाएगा डेटर के पास कि दे भैया पैसा दे, तो डेटर क्या बोलेगा, ए क्या बोलेगा, भाई हम लोग के बीच तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ था, सब झूठा था। तो वहाँ पर ए पर चार्ज लगेगा, बोलेगा कि तू पहले भी फ्रॉड कर चुका, झूठ मूठ का पेई को दिखा चुका है। तो वही चीज़ है, तो वहाँ पर हम उसको बताएंगे देख तू पहले भी ऐसा कर चुका है, तेरे पास नॉलेज था बोल के। ठीक है, चलिए ये हो गया आज।
हम लोग ये बस रिवीजन में ही चला गया, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बोल के मैं सोचा बता दूं। चलिए गुड फेथ वाला एग्जांपल देखते हैं। गुड फेथ मतलब क्या होता है, आप सच्चे मन से कोई काम करते हो तो, है ना। ऑनेस्ट बिलीफ फ्री फ्रॉम नेग्लिजेंस, जहाँ पर नेग्लिजेंस ना हो, ऑनेस्टी से काम कर रहे हो, ड्यू केयर के साथ, नेग्लिजेंस नहीं है, ठीक है। जैसे हमारा इलस्ट्रेशन एफ देखो, बीस यूज ए फॉर फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग दैट सी वॉज सॉल्वेंट, बट इफ एवरीवन इन द नेबरहुड ऑल्सो बिलीव्ड सी वॉज सॉल्वेंट देन एज स्टेटमेंट वॉज मेड इन गुड फेथ। देखो बहुत इजी है, समझो। यहाँ पर कौन किस पर केस कर रहा है, डायग्राम बनाओ। ये है बी, ये ए पे केस कर रहा है, ठीक है। किस पे कर रहा है, ए पे केस कर रहा है। कौन है, ए पे केस कर रहा है, बी स्यू कर रहा है। क्यों कर रहा है, ए पर केस इसलिए कर रहा है क्योंकि एक बी का ये इल्ज़ाम है कि इसका क्या कहना है, इसका कहना है कि ए ने मुझे झूठ बोला, मतलब मुझको क्या किया, गुड फेथ में काम नहीं किया, गुड फेथ में काम नहीं किया, ठीक है। अच्छा ये क्यों स्यू कर रहा है, क्योंकि ए क्या किया था ना, एक बंदे के बारे में बताया था सी। ये दोनों दोस्त हैं, मान लो दोनों दोस्त हैं, और ए बी घूमने गए थे, सी वहीं पर मिल गया। ए बोलता है बी को, पता है तेरे को, ए बोल रहा है किसको, ये बोल रहा है बी को कि देख ये जो सी है ना भाई बहुत अच्छा आदमी है यार, मालदार पार्टी है। क्या है, मालदार पार्टी है। मालदार पार्टी मतलब समझ रहे हो, मालदार पार्टी मतलब बहुत पैसे वाला आदमी है, ठीक है। कौन कहता है, ए बी को बोलता है सी बहुत अच्छा आदमी है, मालदार पार्टी है, बहुत पैसा है इसके पास, ठीक है। तो समझ में आया, अब कह तो दिया, अब ये सच में सब, और ये जो ए ने कहा ये झूठ नहीं कहा, ये सच में कहा, क्योंकि इसका मस्त सब अच्छा बंगला वंगला सब है, मोटर गाड़ी है, सब है, समझे कि नहीं। तो अच्छा सब कुछ है इसके पास, घर है, मकान है, सब कुछ है। और बी इस पे भरोसा करके, ए के बात पे भरोसा करके, मान लो बी क्या किया, इसके साथ कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन कर लिया, ठीक है। पता चला सी के पास तो कुछ है ही नहीं भैया, ये तो पूरा कंगाल आदमी है, इंसॉल्वेंट है, हाँ ये तो बस दिखावा है, दिखावा करता है, लेकिन असली में इसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो बी क्या करता है, ए पर केस करता है कि तूने मुझको झूठ बोला, तू गुड फेथ में नहीं बताया मेरे को। तो ए यहाँ पर क्या बोलेगा, क्या फैक्ट देगा कोर्ट के सामने कि पता चले कि ए सच बोल रहा था। होता है ना, आपके साथ भी होता होगा, देखिएगा आप बताओगे, आप कुछ लोगों को जानते रहोगे कि आपको लगता है हाँ बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत सही हैं, अच्छे पैसे वाले हैं। आप अपने दोस्त को बता दिए कि देखिए अच्छा आदमी है यार, मस्त आदमी है, बहुत पैसे वाला है। लेकिन आपके बात पे भरोसा करके आपका दोस्त वो पैसे वाले के साथ कोई मान लो बिजनेस ट्रांजैक्शन कर लिया। बाद में पता चला जो जिसको आप बिजनेस मालदार पार्टी सोचते थे वो तो खुद कंगाल निकल गया। तो वहाँ पर क्या आपका दोस्त आप पे केस करेगा क्या? तो वही चीज़ बोल रहा है। तो वहाँ पर अगर केस किया आप पर तो आप क्या बता सकते हो? आप बोलोगे कि देखो भाई, मैं जब आपको बताया था ना, जब मैं आपको स्टेटमेंट दिया था कि सी बहुत मालदार पार्टी है, तो उस समय मैं गुड फेथ में बोला था मालदार पार्टी, क्योंकि मैं जो सोचता था मेरे नेबरहुड मतलब मेरे पड़ोस वाले भी वही सोचते थे, तो मैं कैसे गलत में बोला बताओ। तो तो हर इंसान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है मिस्टर सी को लेके, वो तो सभी नॉर्मल है, मालदार पार्टी वाला ही है। तो यहाँ पर वो फैक्ट रिलेवेंट होगा, समझे। तो उस वक्त जो भी लोग सी के बारे में सोच रहे होंगे वो सारे फैक्ट को रिलेवेंट माना जाएगा। एज स्टेटमेंट वाज मेड इन गुड फेथ, तो इससे तो ए जो सच बोल रहा था साबित कैसे करेंगे, ये बताया जाएगा कि ए जो जब कहा था उस समय बाकी पड़ोस वाले लोग जितने भी लोकेलिटी के सारे लोग थे उनका भी वही पॉइंट ऑफ व्यू था सी को लेके कि वो सॉल्वेंट है, और अंदर से कंगाल निकला तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। और एक तो है, मान लो ये है ऑनर है घर का, ये घर का ऑनर है मिस्टर ए। ये क्या करता है, अपना घर को कॉन्ट्रैक्ट पे दे देता है कि जाओ थोड़ा सा इसका थोड़ा सा रिपेयर वगैरह कर दो, मिस्टर सी को दे देता है। और सी कौन है, कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। अब सी क्या किया, ये क्या कौन है, ये मेन आदमी है, ये काम नहीं करता, ये सिर्फ
काम करवाता है। सी क्या किया, बी को अपॉइंट किया। बी मतलब लेबर लोग हैं, लेबर है एक आदमी जो काम वाम करेगा, वर्कर है या फिर सप्लायर है जो कि एक्चुअल काम करेगा घर में जाके। तो ए का ट्रांजेक्शन किसके साथ है, सी के साथ, और सी किसको काम दे दिया, बी को, कि जाओ ए का घर में काम करके आओ। काम खत्म हो गया। अब ए काम वाम खत्म होने के बाद ए पता है क्या बोलता है, सुनो फिर से, ए के घर में काम करवाना था, रिपेयर वगैरह कुछ करना था, तो एक कॉन्ट्रैक्ट दिया सी को, और सी वही काम किससे करवा रहा है, बी से करवा रहा है। काम खत्म होने के बाद बी बोलता है ए को कि भैया चलो पैसा दे दो, मैं आपके घर में काम किया हूँ। ए बोलता है किस चीज़ का पैसा भाई, मैं तो ए को ऑलरेडी दे चुका हूँ पैसा, समझे, मैं तो ऑलरेडी ए को पैसा दे चुका हूँ, किस चीज़ का पैसा, समझे। और बी क्या करता है, ए पर केस कर देता है। बी केस कर रहा है कि मैं इसके घर में काम किया और ये मेरे को पैसा नहीं दे रहा है। तो ए वहाँ पर बोलेगा भैया मैं यहाँ पर सी को जो पैसा दिया हूँ ना, गुड फेथ में दिया हूँ, मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो उसी को पैसा दूंगा ना। आप काम कर रहे हो तो आप सी और बी आप दोनों का मैटर, तो आप समझो ना, मुझको क्यों बीच में ला रहे हो, समझे कि नहीं, वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, वही चीज़ लिखा हुआ है। ए अपना घर का काम सी को देता है, सी अब वही काम को करने के लिए बी को कह देता है। बी जाता है ए का घर काम करके आ जाता है, और बी बोलता है कि ए को कि दो भैया पैसा दो। ए बोलता है, देने से मना कर देता है, तो बी ए पर केस करता है कि भैया आप मेरा पैसा नहीं दे रहे हो, आपके घर में काम किया। ए बोलता है किस चीज़ का पैसा, पैसा तो मैं सी को दिया हूँ क्योंकि मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तू तो लेबर है भाई। तो यहाँ पर ए कहेगा कि मैं जो सी को पैसा दिया था चीट करने के लिए नहीं दिया था, फ्रॉड करने के लिए नहीं दिया था बी के साथ, मैं तो सी को इसलिए पैसा दिया था क्योंकि मेरा उसके साथ जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। बस वही चीज़ है, देख लीजिएगा। फिर है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फाउंड प्रॉपर्टी, ये भी सही है। मान लो एक मिस्टर ए है, हाँ, उसको एक प्रॉपर्टी मिला, उसको एक मान लो बैग मिला, पैसे का बैग मिला, उसमें 1 करोड़ रुपया था बैग में, ठीक है। और उस पर चार्ज लगता है कि वो ना उसको जब रोड में मिला वो उसको ना रख लिया और कोशिश भी नहीं किया एक्चुअल ओनर को खोजने का, कोशिश भी नहीं किया। मिस्टर ए फॉर एग्जांपल आप ही हो, आप जा रहे थे, रास्ते में एक बहुत बड़ा सा बैग मिला जिसमें करोड़ रुपया है, और बाद में पता चल गया कि आपके पास से बैग मिला है और आप पे केस चल रहा है कि आप जानबूझकर खोजे भी नहीं ऑनर को। क्योंकि होता क्या है ना, जैसे आपको ये सब बैग वगैरह मिलता है, कुछ भी मिलता है, स्टोलन सॉरी मतलब लॉस्ट आर्टिकल मिलता है, तो आपका सबसे पहला ड्यूटी ये होता है कि उसका एक्चुअल ऑनर को खोजने का। तो यहाँ पर आप नहीं खोजे, तो उसी चीज़ का आप पर चार्ज लग रहा है कि आपने डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन किया है, ठीक है, मिस अप्रोप्रिएशन किया है। तो यहाँ पर आप कहते हो कि भैया देखो मैंने बैग इसलिए रखा क्योंकि मैं रियल ऑनर को खोजा बट वो मिला नहीं, मैं खोजा था मिला नहीं। तो यहाँ पर आप जो बोल रहे हो यहाँ पर वो गुड फेथ में माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गुड फेथ इज द स्टेट ऑफ माइंड इन इशू, सेक्शन 12 अप्लाइज। तो यहाँ पर आप जो डिफेंस दे रहे हो कि क्या मैं रियल ऑनर को खोजा बट मिला नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टी को इसीलिए रखे थे ताकि जो ऑनर है एक्चुअल ऑनर वो मिल ही नहीं पाया, तो इसलिए आप रखे थे, यानी आपका पैसा रखना गुड फेथ में था, ठीक है। तो जब आपका स्टेट ऑफ माइंड को लेके यहाँ पर गुड फेथ क्या है, स्टेट ऑफ माइंड, जब स्टेट ऑफ माइंड आ जाएगा क्वेश्चन में तो सेक्शन 12 लग जाएगा, सही बात है। तो यहाँ पर दो सिचुएशन आ सकता है, मान लो अ पब्लिक नोटिस अबाउट द लॉस्ट प्रॉपर्टी वाज पब्लिश्ड इन द एरिया। मान लो आपके पास मिला, आपके पास चोरी का बोल रहा हूँ, सॉरी, आपके पास बैग मिला रास्ते में, और रास्ते में जब बैग मिला तो बैग मिलने के ठीक 1-2 दिन बाद पता है पेपर में, न्यूज़पेपर में आता है कि फलाना मेरा बैग इस रास्ते में गिर गया था, अगर किसी को मिला है तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। हाँ, आप वो न्यूज़पेपर भी पढ़े बट आप कांटेक्ट करने की बिल्कुल कोशिश नहीं किए। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे कि आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर गुड फेथ में काम नहीं कर रहे हो, ए डिड नॉट एक्ट इन गुड फेथ, समझे। अगर मान लो ऑनर जो है एक्चुअल ऑनर उस बैग का अगर न्यूज़पेपर में ये छोड़ देता है, एडवर्टाइजमेंट दे देता है, जो भी है जो बैग
पाया है, मुझे कांटेक्ट करो इस नंबर पे। और इस ऐड को देखने के बाद भी आप अगर कांटेक्ट नहीं करते तो हम बोलेंगे आपका गुड फेथ यहाँ पर एब्सेंस है, देयर इज एब्सेंस ऑफ गुड फेथ, गुड फेथ नहीं है, आपने गुड फेथ में काम नहीं किया। लेकिन मान लो आपको मालूम पड़ा कि जो एडवर्टाइजमेंट जो दिया है, वो जो एडवर्टाइजमेंट देने वाला बंदा जो है वो आपका पड़ोस वाला है, जिसको आप जानते हो, उसका खुद वो बहुत गरीब आदमी है। और जानते हो, आपको मालूम है कि वो जानबूझ के ये ऐड डाला है ताकि मुझसे वो पैसा क्या कर सके, ले सके। तो आप इसलिए क्या करते हो, आप उस ऐड को नज़रअंदाज करते हो। तो उस केस में सी हर्ड अबाउट द लॉस्ट प्रॉपर्टी, जो बंदा है, जो पब्लिक नोटिस देने वाला जो बंदा है वो है सी, जो आपके पड़ोस में रहता है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर सी लॉस्ट प्रॉपर्टी के बारे में उसको मालूम था, वो फेक नोटिस देता है और सी रियल ओनर नहीं है। तो ए इस बात को जानता था, तो इसीलिए दिस फैक्ट सपोर्ट्स एज गुड फेथ बिकॉज ए वॉज ट्राइंग टू अवॉइड हैंडिंग ओवर द प्रॉपर्टी टू द फ्रॉडस्टर। समझे? तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एज प्रेजेंस ऑफ गुड फेथ, यहाँ पर ए का गुड फेथ प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब कहने का ये मतलब है कि दो सिचुएशन बता दिया। अगर आपके पास एक बैग मिलता है पैसा से भरा हुआ, तो दो सिचुएशन हो सकता है। अगर पहला सिचुएशन मान लो उस बैग का असली मालिक ये ऐड डालता है कि जिसके पास भी ये बैग मिला है मुझे कांटेक्ट करो, उसके बाद भी आप अगर कांटेक्ट नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि आप गुड फेथ में काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ऐड डालने वाला बंदा जो है, आपको पता है कि ऐड जो दिया है बंदा वो असली बंदा नहीं है, रियल ऑनर नहीं है, रियल ऑनर के द्वारा ऐड नहीं दिया गया, कोई तीसरा बंदा के द्वारा दिया गया जो इस चीज़ के बारे में जानता है, और आप ये जानते हुए भी आप अवॉइड किए, नहीं खोजे, तो ये माना जाएगा कि आप क्या किए, गुड फेथ में काम किए। ठीक है। नेग्लिजेंस, वही कार वाला एग्जाम्पल। मान लो आप मिस्टर ए जो था एक कार हायर किया, ठीक है, भाड़े पे लिया, किससे, बी से, और बी से भाड़े पे कार लिया और कार लेने के बाद पता है इंजर्ड हो गया, मतलब ब्रेक फेल निकला। ये क्या क्या, बी पर केस कर दिया नेग्लिजेंस का कि भैया ये नेग्लिजेंटली काम किया है। तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन क्या आएगा कि डिड बी नो द कार वॉज डिफेक्टिव। तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन क्या आएगा कि क्या बी को मालूम था कि कार खराब है। ठीक है, क्या डिड बी फेल टू टेक रीजनेबल केयर, क्या बी रीजनेबल केयर लेने में फेल हो गया, क्या बी को मालूम था कि कार डिफेक्टिव है, क्या पहले से पता था। तो यहाँ पर नॉलेज को लेके आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, नॉलेज को लेके ही हम लोग ये देख रहे हैं कि उसका वो नेग्लिजेंट था या नहीं था। तो एविडेंस दैट द बी वाज वार्न्ड अर्लियर अबाउट दैट डिफेक्ट इज रेलिवेंट फैक्ट, मतलब यहाँ पर बी, यहाँ पर ए स्यू कर रहा है बी पर, है ना, ए यहाँ पर केस कर रहा है बी पर नेग्लिजेंसी के लिए। तो बी जो है तुम्हारा शॉप ऑनर जो है, जो रेंटल जो देता है, रेंट पे देता है कार का, उसका जो मालिक है शॉप का, वो बोलता है मैं नेग्लिजेंट कहाँ हूँ, मैं तो सब चेक करके दिया था। तो उस केस में आप ये कह सकते हो कि देखो भाई, आप को पहले भी बहुत लोगों ने वार्न किया था कि आपका जो कार है उसमें ब्रेक फेल है, आप ठीक से नहीं देखते हो। तो आप इस बात का सबूत दे सकते हो, इस बात को आप कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हो और इसको रेलिवेंट माना जाएगा ये साबित करने के लिए कि जो ऑनर था उस शॉप का, उसको नॉलेज था और इस नॉलेज की वजह से वो क्या है, नेग्लिजेंट है। ठीक है, ओके। लेकिन मान लो ये एक्सप्लेनेशन 1 में पढ़ेंगे, अभी रहने दो, इलविल देख लेते हैं, घंटा हो जाएगा। इलविल मतलब दुश्मनी, ईर्षा टाइप का कह सकते हो, नफरत करना। ठीक है, ए पर इल्ज़ाम लगता है कि उसने बी पर डिफेम किया है। ठीक है, जानबूझ के उसके बारे में उल्टा सीधा लिखा है, नेगेटिव थिंग लिखा है। ठीक है, इफ ए प्रीवियसली पब्लिश्ड नेगेटिव थिंग्स अबाउट बी, इट शोज इल विल दैट ए इंटेंडेड टू हार्म बीज रेपुटेशन।
मान लो ए पर ये इल्ज़ाम लगा है कि उसने बी के बारे में गलत सलत लिखा है, नेगेटिव थिंग्स लिखा है, ठीक है। और आपके पास ये पता चलता है कि पहले भी ए ने बी को लेकर यही सब चीज़ लिखा है, पहले भी नेगेटिव थिंग्स, तो इससे आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि हाँ, ये इलविल दिखाता है कि ए चाहता था बी के बारे में, बी के रेपुटेशन को हर्ट करना चाहता था, ठीक है, हार्म करना चाहता था। अगर मान लो ए और बी के बीच कोई पहले झगड़ा था ही नहीं और अचानक से ए बी के बारे में कुछ गलत सलत लिख दिया, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? ए का कोई इंटेंशन ही नहीं है भाई, ए का कोई इंटेंशन ही नहीं है लिखने का, ठीक है। तो ये भी स्टेट ऑफ माइंड में आ जाएगा। गुडविल भी आप देख लीजिएगा और रैशनेस, ये सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इजी है, इसमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये थोड़ा क्लास रिवीजन क्लास ज़्यादा हो गया, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग को पढ़ेंगे और एक्सप्लेनेशन 1 और 2 को भी कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम और पढ़ते रहिए।